हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हमने शुरू करी थी अपनी अकाउंटिंग की सीरीज, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स ले लिए हैं और आज अपना 4th लेक्चर है। ठीक है। मैं आपको बता दूं जो आज न्यू जुड़े हैं, ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है 11th क्लास के लिए, बीकॉम के लिए, एमबीए के लिए, एमकॉम के लिए। और ऑब्वियस है कि हम लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन नेट की है तो मतलब इनके लिए तो जरूरी है ही है। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर हमारा 4th है। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर लगाया, जिसमें हमने फर्स्ट में किया था, हमने प्रॉपर मीनिंग इसका क्या किया था, मीनिंग अकाउंटिंग होती क्या है, उसमें हमने अकाउंटिंग का साइकिल देखा। सेकंड और थर्ड में हमने इसके बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स होती हैं, कुछ कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हमने वो देखे, जो आपके शुरुआत से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक वो टर्म्स आपको काम आने वाली हैं, तो हमने वो अच्छे से देखी, विद एग्जांपल्स देखे। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये, जिसपे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो आपका एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो, लॉन्ग लेंथ क्वेश्चन हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, तो दोनों में ये क्वेश्चन, इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज टॉपिक क्या है, आज है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए, हम लोग पहले जानेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या हैं। क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या हैं। ठीक है, देखिए, प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल क्या वो स्कूल वाला प्रिंसिपल है, क्या वो स्कूल वाला प्रिंसिपल है? नहीं सर, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है। ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स, अभी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल का मतलब होता है आपका कोई रूल्स या फिर रेगुलेशंस। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं सिद्धांत। ठीक है, हमारे जिस तरह कुछ रूल्स होते हैं, मान लो आपके घर में ना एक ऐसा रूल बना हुआ है कि आपको ना लास्ट लिमिट है कि आप 8 बज के, मतलब 8 बजे रात को 8 बजे आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। मतलब या तो आप कहीं भी बाहर हो तो आप एट द एंड जो 8 बजेंगे, तो 8 बजे आप घर पे होने चाहिए, उसके बाद कोई बाहर जाने का लॉजिक नहीं है। तो ये क्या है, घर का एक रूल है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अकाउंटिंग के रूल्स है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग साइकिल चलाते हैं, या कुछ भी ये कह लीजिए कि अकाउंटिंग जब हमने पूरी पढ़ी, ठीक है, तो अकाउंटिंग एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस था, एक अकाउंटिंग साइकिल थी, चाहे उसमें ट्रांजेक्शन्स की बात करें या फिर ट्रांजेक्शन लेने के बाद कंटिन्यू लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट तक। ये सब करते वक्त हमें कुछ प्रिंसिपल्स का, कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। देखिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये गैप गैप है ना, गैप गैप, इसकी फुल फॉर्म एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली, जो जनरली एक्सेप्टेड हैं, जो जनरली जो स्वीकार करे हुए हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को। ये प्रिंसिपल्स ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड फॉलो होते हैं। ठीक है, ऑल वर्ल्ड में फॉलो होते हैं। ठीक है, रेफर्स टू ए कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो इशू किए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने, स्टैंडर्ड बोर्ड ने, FASB। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जिसने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रोसीजर्स, ठीक है, ये इशू किए हैं। किसके अंतर्गत, किसके किसके रिगार्डिंग? अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं ना, तो वहां पे हम बात करते हैं गैप की, क्योंकि इसको हम गैप के नाम से भी जानते हैं, GAAP, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है। यूनिफॉर्म मतलब सेम, सिमिलर, क्या है, सेम या फिर सिमिलर, सिमिलर सेट ऑफ रूल्स है, या फिर ऐसी कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो डेवलप करी गई है किस चीज के लिए? टू एंश्योर करने के लिए यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमने बात करी थी कि कुछ यूजर्स होते हैं, है ना, कुछ यूजर्स होते हैं, कुछ होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स और कुछ होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। तो इनको ना उन जो ये यूजर्स होते हैं, इनको ना इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग भी आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी के पास सेम इंफॉर्मेशन पहुंचे, उसके लिए हम ये जो गैप ने दिए ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो फॉलो करते हैं, ताकि सभी के पास सिमिलर एक ही कॉपी पहुंचे। ठीक है, जैसे ये लगा लीजिए कि मैंने आपको कोई टेस्ट दिया,
ठीक है, मैंने मान लो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े, टेलीग्राम का ग्रुप है अपना, है ना, टेलीग्राम का ग्रुप है ये वाला, है ना, ये इस तरह का लोगो है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने मान लो आपको टेलीग्राम पे ना एक क्विज चलाई, ठीक है, उस क्विज में क्या आप सभी को सिमिलर तरीके से क्वेश्चंस दिखेंगे, है ना, या क्या वो यूनिफॉर्मिटी उसमें मेंटेन होगी, कि ऐसा तो नहीं कि आपको तो दिख गए उसकी सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन, और जो साथ वाला बंदा बैठा है उसको आंसर भी दिख गया, ऐसा तो नहीं होगा। वहां यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है ना, वहां पे रूल्स और रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस हैं टेलीग्राम के, ठीक है, या मैं कहूँ उस क्विज के, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इजी इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, या फिर इनको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ये गाइडलाइंस को इशू किए गए हैं, ठीक है। दीज प्रिंसिपल्स आर मैन मेड है, पहली बात तो ये लोगों ने बनाए हैं, एंड नॉट स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है, ये वेरिएबल है, ठीक है, मतलब स्टैटिक का मतलब होता है कुछ स्थिर रहता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये वेरिएबल है कि हाँ भाई ठीक है, ये वाला नहीं तो ये वाला सही, ठीक है, चेंज होता रहता है। अब कुछ ना प्रिंसिपल्स होते हैं, मान लो कोई पर्सन है, उसने ना, उससे जब मतलब एक्चुअली में हुआ, जब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए, तो आया कैसा, मैं आपको बताता हूँ आया कैसे। कोई ना एक ऐसे अकाउंटिंग पहले करते थे, तो उन्होंने क्या किया, कोई एक ऐसा पर्सन था, क्या था, एक पर्सन था जो अकाउंटिंग कर रहा था, ठीक है, अकाउंटिंग कर रहा था, और अकाउंटिंग करते वक्त ना उसे प्रॉब्लम आई, और उसकी जो स्माइल है ना वो ऐसे हो गई, और उसके ना ये बेचारे खून के आंसू निकलने लग गए, ठीक है। तो ये अब रोने लग गया, तो अब लोगों ने क्या करा, जो इसके साथ में ना इसका एक फ्रेंड था, मान लो ये फ्रेंड था, ये पूरा खुश रहता था, ये हमेशा पॉजिटिव बंदा था, ये खुश रहता, ये इसके पास गया, इसने इसको सारी बातें बताई, कहता अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, अपन ना इसको क्या करते हैं, जो भी तेरी अकाउंटिंग प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन ये है। उसने कुछ भी एक सोल्यूशन दे दिया, ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। अब एक ऐसी प्रॉब्लम जो इस बंदे के पास आई थी, और इसने उसका सॉल्यूशन दे दिया, अब इस सॉल्यूशन को ना किसी और पर्सन ने, मान लो ये सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ने भी सेम जो प्रॉब्लम आई थी उसको फेस किया, उस प्रॉब्लम का यही वाला सॉल्यूशन यहाँ पे इसने लगा लिया, तो उसका उसका उसकी भी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिल गया। सेम एज थर्ड पर्सन ने भी सेम किया, फिर फोर्थ ने भी सेम किया, फिर फिफ्थ ने सेम किया, सिक्स्थ ने भी सेम, सेवंथ, टेंथ। जब ये हो गए ना बहुत सारे, तो लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यार इन प्रॉब्लम्स के ना ये सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, इन प्रॉब्लम्स के ये सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। यहां से देखा गया कि क्या यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को जब भी आएंगी, तो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम ये वाला सॉल्यूशंस पहले से तैयार रखें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलके ना कुछ रूल्स निकाल दिए कि अगर हम ऐसा ऐसा काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमें आएंगी ही नहीं, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम्स हमें आएंगे नहीं, और अगर बाय चांस आती है तो वो इन इन सॉल्यूशंस को, या इन सॉल्यूशन के बेस पे जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें फॉलो ना करने की वजह से वो प्रॉब्लम आपको आने वाली है, ठीक है। तो ये थे प्रिंसिपल, इस तरह से ये प्रिंसिपल निकल के आए थे, ठीक है। अब ये मैन मेड थे, ऑब्वियसली चीजें लोगों ने बनाया, ठीक है। तो ये कहता है दीज प्रिंसिपल्स आर डिपेंड ऑन किस पे, रेलेवेंसी होनी चाहिए, ठीक है, रिलेटेड हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, सब्जेक्टिविटी ना हो। सब्जेक्टिविटी का मतलब समझते हैं आप लोग? सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे यूं कह लो कि मेरे लिए तो प्रिंसिपल का मतलब कुछ और, मैं जिस तरह ना एक वर्ड लिखता हूं बैंक, मैं लिखता हूं एक वर्ड बैंक। आपको पता है बैंक के ना डिक्शनरी में 110 मीनिंग है, 110 मीनिंग। मैं तो उस बैंक को समझता हूं जो मैं नदी का किनारा होता है, रिवर का जो किनारा होता है, रिवर, ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बैंक ऑफ द रिवर, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बैंक की। मैंने वर्ड बोला बैंक, और मैं इसको रिवर का बैंक, रिवर का किनारा समझ रहा हूँ। लेकिन अब आप बैंक वो वाला बैंक समझ रहे हैं जहां पे आप जाते हैं और अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट करके लेकर आते हैं, ठीक है। क्या मेरे समझने में और आपके समझने में डिफरेंस है या नहीं है? अब इसी डिफरेंस को अलग अलग ना हो, इस वजह से वहां पे बात करते हैं गैप की, कि गैप कुछ ऐसे गाइडलाइंस देगा जो ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ और समझ रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं, इसे कहते हैं सब्जेक्टिविटी होना, ठीक है, किसी भी टर्म में सब्जेक्टिविटी होना, ठीक है। कोई भी चीज फिजिबल होनी चाहिए, फिजिबल हो, वो आराम से कोई चीज काम हो सके, उस चीज पे जो हमने रूल्स लगाए हैं वो उस चीज पे लग सके इजीली, ठीक है। तो ये गैप के बारे में कुछ था, जरूरी है ये जानना, ठीक है। अब इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों है,
क्या कहते हैं पहला पॉइंट, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। हमने बात करी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो आपके यूजर्स को चाहिए होती है। हमने ये फर्स्ट लेक्चर से हमने ये बात देखी थी, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट दैट सच इंफॉर्मेशन इज रिलायबल हो एज वेल एज कंपेरेबल हो। अब कंपेरेबल का मतलब हमने समझा था कि मान लो 2001 का डाटा है या अकाउंटिंग का हमने करी थी, बैलेंस शीट निकाला, वहां से बैलेंस शीट से क्या निकलती है, फाइनेंशियल पोजीशन निकलती है, ठीक है। उसको हमने कंपेयर किया 2021 के डेटा से, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के डेटा से, ठीक है, कि क्या हमें 2001 के रिगार्डिंग 2021 में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, हमने ये देखा, ठीक है। तो ये क्या कंपेयर करना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी भी चीज को कंपेयर कर सके, अपने अकाउंटिंग साइकिल को हम लोग कंपेयर कर सके किसी अदर फर्म के साथ या फिर किसी अदर ईयर के साथ, ठीक है। और वो रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। हमने रिलायबल पढ़ा ना, यहाँ पे 3 इसके हैं, तो रेलेवेंसी है, ऑब्जेक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहते हैं इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू सी हाउ ए फर्म हैज परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स। कैसे एक फर्म दूसरी फर्म के कंपैरेटिवली वो काम करती है, उसे हम कंपेयर करते हैं इसके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनकी हेल्प से, ठीक है। एंड हाउ इट इज परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। मैंने अभी बताया आपको कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं सेम कंपनी के डिफरेंट ईयर्स में कंपैरिजन करने के लिए, या फिर एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ या फर्म का एक दूसरे फर्म के साथ कंपेयर करने के लिए, ठीक है। फिर है इट इज पॉसिबल ओनली इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ रूल्स और पॉलिसीज प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले कंसेप्ट सिर्फ, ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज के कुछ प्रिंसिपल्स के बेस पे हमारी ये इन्फॉर्मेशन तैयार होती है। इन प्रिंसिपल को हम लोग गैप भी कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया। क्या फुल फॉर्म क्या है, जर्नली एक्सेप्टेड, जो जर्नल एक्सेप्टेड है, ठीक है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये जर्नली एक्सेप्टेड है, ठीक है। सभी ने एक्सेप्ट किया है, सभी अकाउंटेंट ने, सभी सीएस ने इसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, रुको। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी लेके आता है, बिल्कुल जी लेके आता है, कंसिस्टेंसी लेके आता है टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड एनहांस इट्स यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को ये एनहांस करता है, एनहांस करने का मतलब होता है बढ़ाता है। देखो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक चीज, छोटी सी चीज है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। ये है हमारा प्यारा, क्या है, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। मैं पूरा मैप नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा मैप नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और ये मान लो ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से ये पार्ट तो है यूएसए, ये पार्ट है इंग्लैंड, ठीक है, ये पार्ट है मान लो आपका बांग्लादेश, ठीक है। और ये जो बचा हुआ ये वाला पार्ट है, ये मान लो नेपाल, ठीक है। क्या कोई एक ऐसी कंपनी या एक ऐसी फर्म, मैं कंपनी लेके चलता हूं, ठीक है, क्या ABC लिमिटेड कंपनी, आपको यही एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मान लो ये ABC लिमिटेड कंपनी है, इसकी स्टैब्लिशमेंट यही है, इंडिया में है, इंडिया में चला रही है, बहुत फल फूल रही है, बहुत पैसा कमा रही है। क्या ये कंपनी है, मैं इसकी एक बिल्डिंग बना देता हूँ, ठीक है, जो ये क्या एक कंपनी है, ठीक है, झोपड़ी है, समझ गया मैं यार, कोई बात नहीं, ठीक है, ये इसकी बिल्डिंग है, ये कंपनी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ABC लिमिटेड, ठीक है। तो क्या ये वाली कंपनी अपनी एक सिमिलर फर्म इनमें से किसी भी देश में खोल सकती है? इनमें से किसी भी देश में खोल सकती है, हाँ या ना? खोल सकती है ना? तो क्या अगर हम गैप को फॉलो नहीं करेंगे तो इस मान लो यूएसए में खोला, तो यूएसए के अकॉर्डिंग इसे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे इस फर्म को, और इंडिया के हिसाब से तो देखो करने ही करने हैं, इंडिया के हिसाब से तो करने ही करने हैं, यूएसए के हिसाब से भी करने होंगे, इंग्लैंड में खोली तो इंग्लैंड के हिसाब से करने होंगे, नेपाल में खोले तो नेपाल के हिसाब से करने होंगे, बांग्लादेश में खोले तो बांग्लादेश के हिसाब से करने पड़ेंगे, पाकिस्तान में खोल लिया तो पाकिस्तान के हिसाब से करने होंगे। क्योंकि अगर सभी अपने अपने तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं
तो उन्हीं देश के अकॉर्डिंग आपको खोलने पड़ेंगे, है ना, उनके जो आपके अकाउंट्स है वो मेंटेन करने पड़ेंगे, ऐसा ही होगा। लेकिन यहां पे अगर हम गैप को फॉलो करते हैं, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो आप कहीं भी खोलो, चाहे यूएस में खोलो, कनाडा में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कहीं भी खोलो, किसी भी देश में खोलो, तो आपको सिर्फ एक ही तरीके से, जो आज के टाइम पे चल रहा है ड्यूअल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एंट्री सिस्टम, यही फॉलो हो रहा है। और हमें यही एक सिंगल फॉलो करने के बाद क्या हमें ज्यादा मेहनत पड़ी कि हम इंडिया के हिसाब से भी कर रहे हैं और किसी और कंट्री के हिसाब से भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हम एक हिसाब से करेंगे, हमने यही वाली जो सेम फॉर्मूला या सेम रूल्स रेगुलेशन लगाए इंडिया में बनाने के लिए, सेम रूल्स और रेगुलेशन लगाए यहाँ बनाने के, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और कल को इस कंपनी के यूजर अगर देखना चाहते हैं कि मैं क्या इस कंपनी का यूजर होने के नाते मेरा इस कंपनी में तो इंटरेस्ट है, सीधी सी बात, कि अगर इस ये कंपनी है तो मेरा इस कंपनी में तो इंटरेस्ट होगा, है तो एक ही कंपनी, बेशक फर्म अलग अलग है, खुली अलग अलग जगह है, लेकिन ये जो यूजर है इसका इंटरेस्ट तो इस सेम कंपनी में है। तो इससे क्या पूरी पूरी एक इसके पास एक अथॉरिटी है कि ये जान सके, कि इसकी इंफॉर्मेशन ले सके, हाँ भाई ये कम काम कैसे कर रही है कि नहीं कर रही। अगर गैप नहीं फॉलो करोगे तो ये इसके हिसाब से देखेगा और फिर इसके हिसाब से देखेगा, ये तो बेचारा बुंदला जाएगा, पागल हो जाएगा, पगला जाएगा, है ना। इसलिए कहा है कि आप ना जनरली अकाउंटिंग जो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इन्हें फॉलो करो, तो जो आपके यूजर्स हैं ना उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी इन्वेस्टर्स को, ठीक है, आपको खुद को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखना चाहते हो कि हम कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारा 2000 में क्या प्रॉफिट निकला था और 2020 में हमारा क्या प्रॉफिट निकला, तो इन दोनों में आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल्स लगाए थे और यहाँ पर भी हमने सेम प्रिंसिपल्स लगाए हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो इजीली, वरना आप खुद बुंदला जाओगे, खुद पागल हो जाओगे, ठीक है, तो आप कर नहीं सकोगे। तो इसलिए गैप को हम लोग फॉलो करते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड एज वेरियस टर्म्स सच एज अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस है हमारे पास, कुछ कन्वेंशंस है, कंसेप्ट्स है, डॉक्ट्राइन है, पोस्टुलेट्स हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो अभी हम वैसे मेन हम बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को और कन्वेंशंस को। कन्वेंशन हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कंसेप्ट्स, ठीक है, हम 6 से 7 कंसेप्ट पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए कल करेंगे। इसे इन कंसेप्ट को हम लोग ना अजम्पशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजम्पशंस, ठीक है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? हमने कुछ मान लिया, हमने कुछ मान लिया, ठीक है। जैसे आपने वो बचपन में वो लुकन छुपाई खेला हो ना, छुपन छुपाई कहते हैं, लुकन छुपाई कहते हैं, हाइड एंड सीक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते थे, आप ना जब खेलते थे तो उस वक्त क्या होता था कि कुछ रूल्स बना लिए, ठीक है, कुछ रूल्स बना लिए, या आपने मान लिया कि हाँ वो जाके धप्पा करते थे कि हाँ भाई धप्पा, अगर जब तक धप्पा नहीं किया तो अगर वैसे दिख गया तो वो माना नहीं जाएगा, मतलब आउट नहीं होगा, या फिर वो आइस पाइस उस बंदे का नाम लेना होता था। तो ये क्या, ये कुछ अजम्पशंस थी, ये कुछ रूल्स बनाए हुए थे, है ना, कुछ रूल्स बनाए हुए थे, उन्हीं के बेस पे आप लोग खेलते थे। अगर वो आपने यूं अकेला आइस पाइस कर दिया और वो कहते ओ मेरा नाम भूल गया और उसने आके धप्पा कर दिया, तो आप दोबारा बारी दोगे, है ना, तो दोबारा जाके आप वो 1 2 3 जो भी आप गिनते थे वो दोबारा करोगे, दोबारा ढूंढने जाओगे सभी को। तो ये क्या, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे, कुछ अजम्पशंस बनाई हुई थी आपने, ठीक है। अब कंसेप्ट्स क्या है? ये कंसेप्ट्स एक इसे हम अजम्पशंस भी कहते हैं। टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग, क्या है? सेम मीनिंग टू ऑल पीपल एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। उसे मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसे मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इन कंसेप्ट को, इन अजम्पशंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। दीज कंसेप्ट प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब होता है आप लोग बेस बनाते हैं, एक बेस बनाना, एक नींव बनाना, ठीक है। तो क्या फाउंडेशन बनाता है अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या याद है? वो आइडेंटिफाई करते थे आप ट्रांजेक्शंस को, ठीक है, फिर रिकॉर्ड करते थे, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट, है ना, वो क्या है? वो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल है। These concepts guide how transactions should be recorded and reported, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है? ये आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। चलिए जी आगे देखो, पहला पॉइंट क्या है? पहले हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? सॉरी, कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या कहते हैं
कहते आप जब तक आप बिजनेस करते रहेंगे, अब वो कब तक होगा, जब तक कब तक, मतलब आप ये सोच के चलते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा ना तो वो लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, ठीक है। आप ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं आज बिजनेस करूं और मेरा बिजनेस ना कल बंद हो जाए, मतलब आज 8 तारीख को बिजनेस शुरू किया और 9 तारीख को बिजनेस बंद, ऐसा तो कभी नहीं सोचेंगे, आप अपने माइंड में चीज लाएंगे भी नहीं, है ना। तो यही कहता है ये वाला कंसेप्ट में, यही कहता है कि आप जो भी चीज करेंगे ना वो आप ऐसे करेंगे जैसे आप कंटिन्यू पता नहीं कितने सालों तक आप काम करते रहेंगे, मतलब कंटिन्यू वो काम चलता रहेगा आपका, ठीक है। एज पर दिस कंसेप्ट इट इज एज्यूम्ड मान लेंगे, क्या हो जाएगा, मान लेंगे that that the business that the business will continue to exist for a long period in the future, कि आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रन करेगा, एग्जिस्ट करेगा लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर में, ठीक है। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इट इज ए कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज, ठीक है। जैसे आप ये लगा लो कि ये आप ये हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपने कहा कि मैं ना कंटिन्यू काम करूंगा, तो आप ना जो एंट्रीज करेंगे वो भी इसी अकॉर्डिंग करेंगे कि मैं कंटिन्यू में काम करता रहूंगा, मैं आगे साल दर साल में काम करता रहूंगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ठीक है आज शुरू हुआ और कल खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था, एक चीज बताई थी कि आपका जो प्रॉफिट निकलता है ना, प्रॉफिट आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है एक अकाउंटिंग पीरियड का, लेकिन जो एक्चुअल में पता लगता है ना कि एक्चुअल में हमने बिजनेस से कितना कमाया, तो बिजनेस प्रॉफिट अगर हम कहें तो वो जब आप वाइंड अप कर देंगे, आप अपनी जब बिजनेस को बंद कर देंगे ना तब पता लगता है। तो हम करने की सिचुएशन तो कभी सोचते ही नहीं है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है या जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट आपको जो प्रिंसिपल है वो आपको समझ में आएगा, जो कंसेप्ट फर्स्ट है समझ में आएगा, कौन सा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये क्या कहता है कि आप इस तरह से काम करेंगे कि आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, आप ऐसा एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है जी। चलिए सेकंड कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप कंटिन्यू की बात करते हैं। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द काउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स रिमेन कांस्टेंट फॉर फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। मैंने आपको ना कल के लेक्चर में एक चीज बताई थी, आप जब एक चीज को फॉलो करते हैं ना, तो सेम चीज बार बार आप फॉलो करो तो वैसे वैसे काम होता रहेगा, बढ़िया काम होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, जो ये वाला प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी, वो ये कहता है कि आप अगर पिछले साल, मतलब मान लो आपने अगर 2020 में अगर कोई डेप्रिसिएशन का मेथड, रिटर्न डाउन डेप्रिसिएशन का मेथड लगाया, रिटर्न डाउन एक मेथड होता है, अगर आपने रिटर्न डाउन लगाया तो आप 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, और आपने एक असम्पशन ली है कि आप हमेशा, आपका जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा, तो आप हमेशा ही रिटर्न डाउन मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। हाँ, ये होता है कि अगर आप नहीं करना चाहते हो और आप चेंज करना चाहते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना चाहते हो या कोई और मेथड लगाना चाहते हो डेप्रिसिएशन का या किसी भी तरह का, ठीक है, तो आपको वहां पे फिर बताना पड़ेगा अपने, जब आप बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वैसे तो यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में वैसे आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आपको वहां पे फिर इन्फॉर्म करना होता है कंपनी के रजिस्ट्रार को, और भी बहुत चीजें होती है, ठीक है। तो मेन बात क्या है यहाँ पर कि आपने जो रूल्स रेगुलेशंस लास्ट ईयर फॉलो किए, ठीक है, वही सेम रूल्स रेगुलेशन इस साल फॉलो करोगे, या वही वाले आप कहीं कंसेप्ट फॉलो करोगे। जैसे डेप्रिसिएशन का मैंने बता दिया आपको कि आप डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, ठीक है, आप किस तरह की अकाउंटिंग टेक्निक्स लगाने वाले हैं, वही वाली सेम उसमें हुई। हाँ, लेकिन वो अकाउंटिंग टेक्निक्स लिखी हो गैप के अंदर, GAAP गैप के अंदर लिखी हो वाली, ठीक है, मतलब उसका वॉलेशन ना हो। तो कहता है दिस शुड नॉट बी चेंज्ड, वो चेंज नहीं होनी चाहिए फ्रॉम ईयर टू ईयर इन ऑर्डर टू एनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर, ताकि वो कंपेयर कर सके। क्योंकि देखो, आप अगर दो मेथड लगा लेते हो, डेप्रिसिएशन की मेथड लगा लेते हो, एक मशीन थी वो थी 1 लाख रुपए की, आप डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू जो 10 साल बाद बचती है वो बचती है 20,000। लेकिन आप एक काम करते हो कि आप ना शुरुआत के
5 साल तो एक मेथड लगाते हो और लास्ट के 5 साल एक मेथड लगाते हो, और जो उसके एंड में जो उसकी वैल्यू बचती है ना, वो बचती है 40,000 रुपए। ठीक है, तो इससे फर्क क्या हुआ, इससे फर्क ये हुआ कि आप ना इन दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकोगे ना इजिली। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा प्रॉफिट यहां ज्यादा हुआ है या यहां ज्यादा हुआ है, तो आप इस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो कंपेयर कंपेयर हो इजिली, इसलिए आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द डिफरेंट पीरियड्स एंड ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ताकि आप इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को बना सकें अबाउट द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज, कि आपका जो एंटरप्राइज है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो फर्म है, कंपनी है, वो किस तरह से काम कर रही है, उसके बारे में आप कंक्लूजन निकाल सकें। ठीक है जी, तो होप सो आपको सेकंड कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए थर्ड पे क्या चलते हैं। कहता बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बहुत बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। कहता एक ना पर्सन है, इस पर्सन ने एक कंपनी खोली है, इस पर्सन ने एक कंपनी खोली है। ठीक है, मान लो ये कंपनी है सी लिमिटेड। ठीक है, इस पर्सन ने एक कंपनी खोली, ये पर्सन ना मर गया, ये बेचारा पर्सन मर गया। ठीक है, अब क्या कंपनी भी मर जाएगी? नहीं, कंपनी के बारे में कहा क्या जाता है कि जो कंपनी है ना और जो पर्सन है, ये दोनों ना अलग है, सेपरेट एंटिटी है। क्या है? सेपरेट एंटिटी है। ये जो कंपनी खुली है ना, ये कंपनी खुलेगी भी, इसका जो बर्थ होगा वो भी होगा लॉ के अकॉर्डिंग, और ये कंपनी अगर मरेगी तो वो भी मरेगी लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब यहां पे जब वो इनकॉर्पोरेट होगी, जब वो इनकॉर्पोरेट होगी या उसका बर्थ होगा, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा, वो सारे लॉ के प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और जब कंपनी को वाइंड अप करना होगा या जब कंपनी को मारना होगा, खत्म करना होगा, सही था, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी आप लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ठीक है, तो यह इस कंसेप्ट में ये कहता है कि कंपनी और एक पर्सन टोटली अलग कंसेप्ट है। ठीक है, कहता बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, सेपरेट है और डिस्टिंक्ट है फ्रॉम इट्स ओनर, उसका खुद के ओनर से भी, ठीक है, अलग है वो, ओनर से, क्रेडिटर से, मैनेजर से एंड अदर्स। द ओनर ऑफ ए बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट, हमेशा मानेंगे कि वो अलग है। ठीक है, सेपरेट है फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स, जो उसने चलाया है उससे वो अलग है। बिजनेस यूनिट शुड हैव ए कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, बिजनेस के जो सेट ऑफ बुक्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाएंगे, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप मेंटेन करेंगे, वो हमेशा बिजनेस के अलग होंगे। और अगर ये पर्सन अपने खुद के अकाउंट्स बनाना चाहता है तो वो अलग होंगे, वो अलग अलग होंगे। ठीक है, दोनों के। एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, और जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होंगे वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, एंड नोट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे, प्रोप्राइटर के, मतलब इस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स इस प्रोप्राइटर के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, अब इसमें बहुत बहुत ज्यादा प्यारी बात बोली है। क्या कहता है, कहता है कैपिटल जो है ना, कैपिटल को हम ट्रीट करेंगे। अब पहले मुझे ये बताओ, हमने कल कैपिटल के बारे में पढ़ा, क्या कैपिटल के बारे में आप सभी को याद है? कैपिटल होती क्या, परसों पढ़ा था, है ना? कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है हमारी पूंजी, है ना, जो पर्सन एक लगाता है अपने बिजनेस में, चाहे वो 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए, कितना भी है। ठीक है, मान लो ये 20 लाख रुपए एक पर्सन ने अपनी कंपनी में लगाया, ये क्या है, एक उस पर्सन, उस बिजनेस की कैपिटल है। ठीक है, उस पर्सन ने कैपिटल लगाई है अपने बिजनेस में। जो ये कैपिटल है ना, जो ये कैपिटल है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, ये बिजनेस अलग है और ये पर्सन का जो पैसा है वो अलग है। तो ये बिजनेस के लिए ये 20 लाख रुपए जो है ना, वो एक लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी, मतलब कर्जा है। ये 20 लाख रुपए इस बिजनेस को, इस बिजनेस फर्म को ये 20 लाख रुपए इस पर्सन को वापस लौटाने होंगे, वापस करने होंगे। क्या करने होंगे? वापस करने होंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए लायबिलिटी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें अलग है, मतलब बिजनेस अलग है और वो पर्सन अलग है। तो यहाँ कहता है, बहुत प्यारी बात कहता है, कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी ऑफ द फर्म बिकॉज इट इज एज्यूम्ड, क्योंकि हमने मान लिया था डेट द फर्म हैज बोरोड फंड्स, उसने बोरो किया है फंड, उसने बोरो किया, मतलब इस पर्सन से इस बिजनेस ने बोरो लिया है फंड को। ठीक है, अगर ये ना देता, अगर मान लो ये पर्सन कैपिटल ना लगाता, तो हम जाके किसी बैंक से मांगते, किसी अनदर पर्सन से मांगते पैसा,
है ना, उसको भी तो वापस करना होता। तो इसलिए कहते हैं कि अगर इनको भी वापस करना होता तो इसको भी वापस करो ना, ये भी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये पर्सन जो ए पर्सन है ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप चाहे इससे पैसा लो, चाहे इससे पैसा लो, चाहे इससे पैसा लो, चाहे किसी से भी पैसा लो, आपको लौटाना तो है ही है। ठीक है, तो ये इसलिए कहते हैं यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या कहते हैं, borrowed funds and from its proprietor instead of borrowing it from outside parties। तो ये कहता है कि जो बिजनेस है ना उसने अपने प्रोप्राइटर से क्या लिया है, फंड रेज किया है, इंस्टेड ऑफ किसी और बाहर वाले बंदे को के बजाय। ठीक है, तो ये क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। थर्ड, फोर्थ क्या कहते हैं, ड्यूल ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल ड्यूल का मतलब क्या होता है, दो तरफा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज ए हैविंग ए ड्यूल एस्पेक्ट। ठीक है, हर एक का ड्यूल एस्पेक्ट पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूल एस्पेक्ट। ठीक है, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स इफ वन इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड। अभी ना हम जब वैसे तो फिर वही बात मैं आपको ये बताऊंगा कि होता क्या है डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, हम ना इस तरह का एक लेजर बनाते हैं, सॉरी जर्नल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके होते हैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना एक लाइन और आती है जहाँ पे हम बात करते हैं बुक्स की। ठीक है, बुक्स नंबर का या टर्न नंबर की। ठीक है, फिर होता है डेबिट और फिर होता है क्रेडिट। अब यहाँ पे ना डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है कि कितना पैसा गया और कितना पैसा आया। तो हम ना यहाँ पे कोई भी क्या नाम है कर लेते हैं, कोई एंट्री लिखेंगे, यहाँ पे कोई एंट्री लिखेंगे और टू करके यहाँ पे कोई एंट्री लिखेंगे। ठीक है, तो उसका उतना ही अमाउंट, हम मान लो 1000 का, तो 1000 अमाउंट यहाँ लिखेंगे और 1000 अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। तो वो क्या दोनों साइड को इम्पैक्ट कर रहा है, डेबिट को भी सेम अमाउंट से, क्रेडिट को भी सेम अमाउंट से। तो वो यही कहते हैं कि आपका जो ना एंट्री होगी, हर एक एंट्री दोनों साइड को इफेक्ट करने वाली है, वो चाहे डेबिट साइड हो चाहे वो फिर कौन सी हो, क्रेडिट साइड हो। ठीक है, अब मैं जैसे ना यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। अपन ने शुरुआत में ये किया था एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपकी जो बैलेंस शीट बनती है ना, बैलेंस शीट वो ऐसे बनती है, इस तरफ आते हैं आपकी सारी की सारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या क्या आती है, लायबिलिटी और कैपिटल, और इस तरफ आती है आपकी एसेट्स। तभी तो ये फॉर्मूला बना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। ठीक है, अगर मैं एसेट्स को ये लगा लो, अगर मैं लायबिलिटी, अब मेरे पास ना लायबिलिटी है और कैपिटल है। ठीक है, अगर मेरी लायबिलिटी हुई 25 लाख और मेरी कैपिटल है 25 लाख, तो मेरी असेट्स कितनी हो जाएंगी, 50 लाख की। आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां से मैंने 50 लाख की लायबिलिटी है मेरी, और यहाँ पे इंपैक्ट पड़ रहा है 25 का, और यहाँ पे मेरी असेट्स भी 25 लाख से इंक्रीज हो रही है। क्या यहाँ पे भी 50 लाख का इंपैक्ट पड़ रहा है और यहाँ पे भी 50 लाख का इंपैक्ट पड़ रहा है, ऐसा ही हो रहा है, दोनों जगह ऐसा है ना। तो यही कहते हैं कि आप चाहे लायबिलिटी साइड की बात करें, चाहे एसेट साइड की बात करें, चाहे आप क्रेडिट साइड की बात करें, चाहे आप डेबिट साइड की बात करें, इन दोनों पे सेम अमाउंट से फर्क पड़ेगा। ठीक है, यही ये कंसेप्ट कहते हैं ड्यूल एसेप्ट कंसेप्ट। तो ये क्या है, कहता है आपका जो अमाउंट है, आपकी जो ट्रांजेक्शन है बिजनेस की, वो दोनों साइड पे ये फर्क डालने वाली है। ठीक है जी, फोर्थ होगी। फिफ्थ क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी फर्स्ट लेक्चर में कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन को ना जब आइडेंटिफाई करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को, जब हमने बात करी आइडेंटिफाई की, याद है वो आपको, जब अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात किया, तो हमने आइडेंटिफाई कौन सी ट्रांजेक्शन, बिजनेस की ट्रांजेक्शन कौन से वाली जो मनी के फॉर्म में हो। हमने सर्विस को कंसीडर नहीं किया था, आपको याद हो तो, हमने उस छोटू और छोटू के पापा की सर्विस को कंसीडर नहीं किया था, याद है ना। कहता ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग व्हिच आर केपेबल ऑफ बीइंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उन्हीं ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की फॉर्म में होंगी। ठीक है, एन इवेंट इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगी बिजनेस के लिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। अब जो चीज मनी में हम लोग नहीं ला सकते, वो चाहे कितनी मर्जी इंपॉर्टेंट है,
हालांकि देखा जाए तो उस छोटू की सर्विस, जो छोटू और छोटू के पापा जो रोटी बना रहे थे और वो रोटी सर्व कर रहा था, इन दोनों की सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों सर्विस नहीं देंगे तो आप जब रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको खुद उठ के जाना पड़ेगा और रोटी लेके आना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, ऐसा होगा। इनकी सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इनकी सर्विस को हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। इसलिए इनकी सर्विस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी हम लोग इनकी ट्रांजेक्शन्स को नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इनकी ट्रांजेक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये मनी में नहीं है। इसीलिए हमने जब क्रिटिसिज्म पढ़ा, इसके जब लिमिटेशन पढ़ी, तो हमने ये देखा कि ये क्या है, एक इनकम्प्लीट टर्म है। क्या है? एक इनकम्प्लीट टर्म है, ठीक है। फिर से पढ़ते, कहता है एन इवेंट इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस अनलेस इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जब तक उसका जो मेजरमेंट है वो मनी में ना हो, तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे विद ए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसका मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही वाली ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। चलिए, फिफ्थ हो गई। सिक्स्थ कहता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट देखो, आज हम आसान करने वाले हैं, ठीक है। कल करेंगे थोड़े से मुश्किल वाले, ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन बिल्कुल छोटे से हैं, उसमें लेकिन कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए आप कल करेंगे। आज आपको मेनली कंसेप्ट का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। गैप क्या होता है वो आ जाएगा। अभी वीडियो देख के ना एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेना कि होता क्या है, ठीक है। अभी वैसे करवा दूंगा मैं लास्ट में, ठीक है। देखो, हमने एक अकाउंटिंग पीरियड की बात करी थी। अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके से, फर्स्ट जैन से लेके, आप तो याद हो गया होगा ना, फर्स्ट जैन से लेके 31 दिसंबर तक, और एक है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है आपको? ये कंसेप्ट कहता है कि अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं ना, तो यही वाला फॉलो करो, ये फॉलो कर रहे हैं तो यही वाला फॉलो करो। हालांकि मेनली जो चलता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं कि आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाले अकाउंटिंग जो पीरियड है उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं, कहता है द एंटायर लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स। बिल्कुल है, टाइम इंटरवल्स में डिवाइडेड है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट हम देखना चाहते हैं, आपका मन करे आप एक ईयर में कंपैरिजन कर लें कि आपका अभी एक ईयर बाद आप देख लें कि आपका प्रॉफिट क्या निकला है, आप 6 महीने के बाद देख लें, आप 2 दिन के बाद देख लें कि हमारा 2 दिन के अंदर अंदर कितनी सेल होगी, कितना प्रॉफिट निकल रहा है, आपकी मर्जी है। तो वो टाइम इंटरवल है, डिफरेंट इंटरवल है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। 12 मंथ का एक पीरियड बना दिया गया है। वैसे तो 12 मंथ का पीरियड बना दिया गया है जनरली, तो ठीक है। मंथ पीरियड इज यूजुअली जर्नली, है ना, ये चीजें भाई कभी मतलब हमेशा लगभग तो ऐसा ही होगा भाई, ये तो इसके हिसाब से तो ऐसा ही होगा इन प्रिंसिपल के हिसाब से। तो यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। वो 12 मंथ में देखते हैं, एक साल में देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये अमेंडमेंट करी गई कि जो आपका कंपल्सरी एडॉप्शन फाइनेंशियल ईयर या होगा वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, हम इस अकाउंटिंग पीरियड को ना फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। किसकी टर्म्स में? इनकम टैक्स की टर्म्स में। अभी मैं बताता हूँ कि यही वाला फाइनेंशियल ईयर क्यों होता है, इसे आप फाइनेंशियल ईयर या इसे आप अकाउंटिंग पीरियड क्यों कहते हैं, ठीक है। 31 मार्च इज द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर एज इट्स अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अब इसका ना एक क्रक्स समझिए कि ये जो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का है, ये ऐसा क्यों है? फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, और एक असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जैसे हुआ 2020 से लेकर 2021 तक। अभी कौन सा? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ठीक है। इसमें जितने भी आपने इनकम कमाई उस पे ना गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। वो कब देना होता है? 2021 से लेके 2022 के असेसमेंट ईयर में इस पे इनकम टैक्स देना होता है, ठीक है। अब इनकम टैक्स मान लो आपने 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर वाला फॉलो कर लिया, तो अब आपको ना कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी और गवर्नमेंट को भी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी कि आपका एक्चुअल टैक्स बन क्या रहा है, क्योंकि आपने फॉलो तो किया हुआ है वो वाला 1 जैन वाला, लेकिन टैक्स क्या कहते हैं, टैक्स लो क्या कहते हैं, इनकम टैक्स लो
वो कहता है कि आपको ना ये वाला फॉलो करना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि आप यही वाला फॉलो करो, बहुत ज्यादा बेटर है। ठीक है, हालांकि अब इंडिया थोड़ा ट्राई कर रही है कि हम लोग 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का वाला फॉलो करना शुरू करें। ठीक है, तो इनकम टैक्स हमको यहाँ पे पे करना होता है, इस वजह से ये है। अब इनकम टैक्स यहाँ पे क्यों करना होता है, या असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो वो हमारा इंडिविजुअल सब्जेक्ट है ही है, कौन सा, इनकम टैक्स, तो हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी हमने आज क्या किया, क्या क्या आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब समझा कि गैप के थ्रू है। गैप के 3 हैं, कौन कौन से, रेलेवेंसी है, ऑब्जेक्टिविटी है और फिजिबिलिटी है। कौन कौन से हैं, रेलेवेंसी, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। ठीक है, गैप की फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें नीड देखिए हमने, नीड क्यों क्यों है हमने वो फिर ब्लैक वाली स्क्रीन में भी देखा था हमने थोड़ा सा। ठीक है, और यूएसए वाला एग्जांपल और इंडिया वाला एग्जांपल। ठीक है, फिर इसमें 2 चीजें आती हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आते हैं और कुछ कन्वेंशंस आते हैं। कन्वेंशन हम लोग कल करेंगे। कंसेप्ट में क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसमें ये कहता है कि अकाउंटिंग मतलब कुछ सेम मीनिंग निकालने के लिए, कुछ बेस बनाने के लिए हम ये कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब आप अपना बिजनेस को ऐसा चलाएंगे, ऐसा मान के चलाएंगे कि आपका जो बिजनेस है वो हमेशा हमेशा चलता रहेगा। फिर है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में कहते हैं कि आप जो चीज फॉलो आज कर रहे हैं वही वाला फॉलो करेंगे। अब ये अपन ने वो एग्जांपल लिया ना लास्ट में जाके, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। अब वो कहते हैं कि अगर आपने एक बार वो चीज फॉलो कर ली ना, अगर आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाला अकाउंटिंग पीरियड अगर आपने एक बार फॉलो कर लिया, तो आप इसी को फॉलो करके चलोगे, आप बार बार चेंज नहीं करोगे। आपने इस साल तो ये कर लिया, अगले साल 1 जनवरी वाला कर लो, उसके अगले साल फिर से 1 अप्रैल वाला करो, ऐसा नहीं चलेगा। आपने ये किया यही करो। तो ये कहते हैं प्रिंसिपल, ये वाला कहते हैं। ठीक है, अगर आप इन प्रिंसिपल्स के वॉयलेशन करते हो ना तो आप पे केस हो सकता है, आपको पता है। इसलिए कहते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, फिर है देखो, वॉयलेशन करो लेकिन बता के करो। ठीक है, चोरी करनी है तो बता के करो, फिर इतना पंगा नहीं होगा। अगर आप छुपा रुस्तम निकलोगे और चोरी कर जाओगे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, थर्ड क्या, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट था। बिजनेस को और पर्सन को अलग अलग चीज माना गया है। ठीक है, ड्यूअल एसेट कंसेप्ट में बोलते हैं कि जितना आपकी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका इंपैक्ट जितना डेबिट पे पड़ेगा उतना ही क्रेडिट पे पड़ेगा। ठीक है जी, फिर कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आप उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, अपनी एंट्रीज करोगे अपने जर्नल एंट्रीज में, जर्नल बुक्स में, जिनको हम मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस लास्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। आप एक अकाउंटिंग पीरियड को लेकर चलने वाले हो, वो कौन सा होगा, जो इनकम टैक्स लोग कहते हैं वो कौन सा है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। ठीक है, इसके बाद अभी 3 और पड़े हैं कंसेप्ट, वो हम करेंगे कल, प्लस में कुछ करेंगे कन्वेंशन। ठीक है, फिर आपको कंसेप्ट और कन्वेंशन दोनों आराम से समझ में आ जाएगी, चीजें हैं क्या। ठीक है जी, तो अगर अभी तक भी आपको चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ठीक है, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम का एक ग्रुप है कंसेप्चुअल स्टडी के नेम से, ये लोगो है, तो इस लोगो पे जाकर आप देख लो कि ये वाला कौन सा चैनल है। ठीक है, और इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, और क्विज़ेस भी होते हैं वहाँ पे, आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, शेयर करोगे तो और लोग भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप जैसे। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। चलिए, थैंक यू।